नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे को रावण, दुर्योधन, कुंभकर्ण और पता नहीं क्या क्या फप्तियां कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों के उपचुनाव में हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव 2022 से कहीं ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहाँ 9 सीट और कहाँ 403 सीट। दोनों का मुकाबला एक समान, एक तैयारी और एक तरह की जहरीली भाषा, और उस जहरीली भाषा का काट अगर राहुल गांधी के नामौजूदगी में अगर अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस हिस्सा नहीं ले रही है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस के न भाग लेने से अखिलेश को अपनी असली औकात का पता चल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत करके अखिलेश यादव ने जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का काम किया था और एक लंगड़ी लूली सरकार नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए मजबूर किया था, वह ताकत अखिलेश में अभी बरकरार है या वह ताकत कहीं तिरोहित होने जा रही है। इसका पता इन उपचुनाव में चल जाएगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव वाटरलू साबित होने वाला है। अगर इसमें 5 से अधिक सीटें जीत करके योगी आदित्यनाथ नहीं लाएंगे तो इनकी कुर्सी पर वही खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा जो कुछ महीनों पहले मंडरा रहा था, और योगी अब गए तब गए की बातें सोची जा रही थी। और केशव मौर्य दिल्ली से लखनऊ तक इतना सक्रिय थे तो कि लग रहा था कि अब केशव मौर्य की ताजपोशी होने वाली है। अगर उपचुनाव में सफलता योगी आदित्यनाथ दिला देंगे भारतीय जनता पार्टी को तो इनकी कुर्सी बरकरार रहेगी, और अगर नहीं दिला पाए तो फिर से केशव मौर्य मोदी शाह के इशारे पर संघ के खिलाफ सक्रिय हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ पर हमले दर हमले करेंगे और उन्हें कुर्सी से उतारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अमित शाह का हाथ केशव के कंधे पर हमेशा रहता है। भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है, केशव गुट, योगी गुट और शाह गुट। केशव प्रसाद मौर्य शाह गुट के साथ हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ इनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के संघ समर्थक सांसद विधायक योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो नेता गुजरात लॉबी को गुजरात भेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे सब योगी आदित्यनाथ के गुट में हैं, और जो
योगी आदित्यनाथ को हटाने के पक्षधर हैं, यानी नरेंद्र मोदी और शाह के अंधभक्त टाइप के नेता और आरएसएस के प्रचारक, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों को स्पष्ट नहीं होने देती है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों, कांग्रेस के बीच पत्ता भी हिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा देती है, आंधी और तूफान खड़ा कर देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी उभर करके सामने आई थी और जिस तरह से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है और शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से आरएसएस के खिलाफ आग उगल चुका है जेपी नड्डा के जरिए, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर, सिर पर आरएसएस का हाथ है, मोहन भागवत का हाथ है और एक कट्टर हिंदू की छवि होने के कारण हिंदुत्व का ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट होने की वजह से आरएसएस योगी को तवज्जो देता है। योगी आरएसएस के सक्रिय प्रचारक नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी संस्था बनाई है हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा के सदस्य अरसे तक रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा के अलावा योगी आदित्यनाथ की पैठ औपचारिक रूप में आरएसएस में नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदुत्व के फायर ब्रांड है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू अस्मिता के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए जहरीले बयान देने में माहिर है, इसलिए आरएसएस की पसंद है और आरएसएस की पसंद होने की वजह से ही 2017 में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव निर्धारित करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य दांव पर है और अगर चुनाव में हार होती है तो योगी आदित्यनाथ को फिर से गुजरात लाबी गोरखपुर भेज करके मठाधीश बनाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। और अगर योगी की जीत होती है उपचुनाव में और हरियाणा तो जीत ही लिए, महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है, तीनों चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, अगर सभी चुनाव मोदी और शाह जीत लेंगे तब तो मोदी सरकार बची रहेगी, वरना मोदी सरकार के सामने भी अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। नायडू और नीतीश की नज़र भी इन 3 राज्यों के चुनाव उपचुनाव पर है और अगर इसमें कमजोर साबित होती है गुजरात लाबी तो नायडू, नीतीश, मोहन भागवत सभी मिलकर के बेदखल कर देंगे नरेंद्र मोदी को सत्ता से और अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर नायडू और नीतीश साथ देंगे तब, अगर नीतीश और नायडू इंडिया गठबंधन की ओर उन्मुख होंगे तो हो सकता है कि गुजरात लाबी चाहे कि मध्यावधि चुनाव हो जाए और सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा भंग करा दिया जाए।
समय बताएगा 23 नवंबर के बाद जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, 23 नवंबर के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन आसार यही दिख रहे हैं। जो बातें छन छन करके पार्टी दफ्तर से, संघ के नेताओं के से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बाहर आ रही हैं, जो बातें, उसके आधार पर यही कहा जाता है कि योगी का भविष्य दांव पर है और अगर उपचुनाव नहीं जीत पाए, 1 या 2 सीट ही जीत पाए, तो योगी की सियासत भी खत्म हो सकती है और फिर से एक बार 2014 और 19 की तरह गुजरात लाबी यानी मोदी और शाह फिर से संगठन पर, पार्टी पर हावी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव जीतती है और अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, वह जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग एक ही चीज है, सिर्फ नाम का अंतर है। जातीय समीकरण से जीतने वाले को जातिवादी ठहराया जाता है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से जीतने वाले को जातिवादी नहीं कहा जाता है। अब चुनाव जब नज़दीक है, 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश उपचुनाव होने वाला है, मुश्किल से 11 दिन और रह गया है। तो इन 11 दिनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पलट देने की कुवत रखती है और उसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। धन बल का प्रयोग, बाहुबल का प्रयोग, साम दाम दंड भेद का प्रयोग, अधिकारियों ऑफिसरों की लॉबी, डीएम एसएसपी और कलेक्टर को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। बूथ लेवल पर धांधली, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और चुनाव आयोग के जरिए चुनाव जीतने की तैयारी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की है, बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये सभी चुनाव जीवन मरण का चुनाव हैं और हर छोटे चुनाव या बड़े चुनाव को एक संग्राम समझ करके ही भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, पूरी ताकत लगा देती है, धन बल का छक के उपयोग करती है, साम दाम दंड भेद का भी, सीबीआई ईडी आईटी का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकती है। किस तरह से ऑपरेशन लोटस करके चुनी हुई सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाई जाती है, इसका मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह जानते हैं। शाह ने एक बार कहा था कि जहां पर हम जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि हम जहां चुनाव हारते हैं वहां भी सरकार बनाते हैं। सरासर असंवैधानिक बात और संविधान को ललकारने, लोकतंत्र को ललकारने, चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का काम कोई और नहीं, शाह और मोदी करते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने बटोगे कटोगे के बाद जब देश भर में छीछा लेदर हुई, शंकराचार्यों ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को घेरा। साधु संत के तमाम अखाड़ों और महंतों ने प्रधानमंत्री को बटोगे कटोगे के नारे पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और आरएसएस को घेरा। इस देश के बुद्धिजीवियों, सिविल सोसाइटीज ने इसकी भर्त्सना की। 98 करोड़ मतदाताओं ने कटोगे मरोगे जैसे जहरीले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो अब इसे नीचे दबा दिया गया है और आज नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा विकसित किया और वह नारा कटोगे मरोगे की तरह नहीं है। वह नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ का मतलब सुरक्षित। यहाँ सेफ का मतलब होटल के खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले से कोई मतलब नहीं है। सेफ हालांकि उसी को कहा जाता है। तो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अखिलेश यादव ने कटोगे बटोगे मरोगे के नारे के बाद जो नया नारा दिया है, उत्तर प्रदेश की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया है सचिवालय में और प्रदेश के चप्पे चप्पे में पोस्टर पर दिखाई दे रहा है। तमाम फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। अखिलेश ने लिखा है नए नारे में कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम समझते हैं कि कितनी बड़ी बात को कितने कम शब्दों में बगैर किसी जहरीले बयान या विष भरे बयान के बजाय जुड़ेंगे तो जीतेंगे कह करके अखिलेश ने नरेंद्र मोदी, शाह और योगी की बाजी को पलट दिया है और मतदाताओं का मन जीतने में कामयाबी हासिल की है। आज पूरी मीडिया में इन्हीं दो नारों की चर्चा है। इसके पहले बटोगे तो कटोगे की चर्चा होती थी, लेकिन अब वह चर्चा विष भरी थी, बदजुबान थी, राष्ट्र विरोधी थी। वह स्लोगन, वह नारा इसलिए मोदी के, योगी के समझ में आ गया और अपना स्टैंड बदल करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर उतर आए। अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा हिट हो रहा है सोशल मीडिया पर और उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में 9 सीटों में 4 सीटों पर कब्जा अखिलेश यादव का पहले था। 4 विधायकों ने इस्तीफा देकर सांसदी का चुनाव लड़ा और जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पीडीए के मुकाबले उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों पर, 10 सीटों के उपचुनावों पर 4 ओबीसी खड़ा किया है, जबकि पीडीए का राग अलापने वाले, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का राग अलापने वाले अखिलेश यादव ने सिर्फ 3 पिछड़ों को टिकट दिया है और 4 मुसलमानों को, 2 दलितों को टिकट दिया है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने 4 ओबीसी को टिकट दिया है, 2 दलित को टिकट दिया है और 3 अन्य को टिकट दिया है। मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि उसके नज़र में मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं है, मुस्लिम इस देश के मतदाता नहीं है और मुस्लिमों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो जिनका अधिकार ही नहीं है और जिनकी नागरिकता छीनने के लिए CAA NRC का कुचक्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इंसान नहीं समझती, उन्हें भगोड़ा घुसपैठिया आतंकवादी समझती है।
इसलिए उन्हें टिकट नहीं देती है। और 80-20 का खेला खेलने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खलनायक बनाती है, मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने वाला आतंकवादी होना और समाज में अपराध को जन्म देने वाला ठहराया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से उन्हें ठहराया जाता है। लेकिन जैसा कि इंडिया गठबंधन धर्मनिरपेक्ष गठबंधन है, उसकी नज़र में हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो विभाजन पैदा किया है कि ऊंची जातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को साथ ले करके पार्टी बनाई है, पार्टी चला रहे हैं, सरकार भी बनाए हैं, उनकी काट के लिए अखिलेश ने पीडीए बनाया है। पीडीए बनाम सवर्ण का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से चल रहा है। इन 9 सीटों पर भी पीडीए बनाम सवर्ण की मानसिकता रखते हुए वोट डाले जाएंगे और 2027 के चुनाव भी इसी तरह लड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में जातीय समीकरण और जातिवाद के आधार पर ही चुनाव लड़ा और जीता जाता है, और जो जातीय समीकरण को नहीं बैठा पाता है उसकी बुरी तरह से हार होती है। मायावती ने जब तक जातीय समीकरण को साधा, दलितों पिछड़ों को साधा, तब तक उनकी राजनीति परवान चढ़ती गई। 2007 में उस समय उनकी राजनीति सबसे ज़्यादा परवान चढ़ी जब किसी बैसाखी के बगैर उत्तर प्रदेश में मायावती अपनी सरकार बनाती है। लेकिन वही सरकार बनाना, मायावती के लिए मुख्यमंत्री बनना और अकूत धन बटोर लेना, टिकट बेच करके भी, भ्रष्टाचार करके भी अकूत धन इकट्ठा कर लेना और उस केस को लेकर के नरेंद्र मोदी और शाह के द्वारा ब्लैकमेल करना, ईडी के माध्यम से जेल भिजवा देने की धमकी देना, मायावती की सियासत को लगभग खत्म कर दिया है। जिन मायावती को 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 33-34% वोट मिले थे, इतने पर सरकार बनी थी, वही मायावती की अब यह हैसियत हो गई है कि उनका वोट बैंक 9% पर ठहर गया और न तो एक सीटें वह लोकसभा में जीत सकी हैं और उपचुनाव में भी नहीं जीत पाएंगी एक भी सीटें, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सिर्फ एक सीट जीती है। जो मायावती 2007 से 12 तक निष्कंटक राज की थी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकतवर नेता थी, आज उनकी औकात एक सीट पर हो गई है, लोकसभा में 0 सीट पर हो गई है। तो सियासत में कब किसके भाग्य आसमान छूने लगे और कब किसका भाग्य रसातल में डूब जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं बनी रहती। मायावती अपने अर्जित संपत्ति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आंख तरेरने से डरी हुई है, इसलिए उनकी सियासत लगभग खत्म हो गई है। और 1-2 चुनाव में हो सकता है कि जो 9% वोट है वह भी खत्म हो जाए, क्योंकि दलित और जाटों भी मायावती के साथ अब नहीं रहने वाले। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है इसका भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस को पता चल जाएगा कि अगर कांग्रेस का मानना है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती
तो समाजवादी को 37 सीट नहीं मिलती, और समाजवादियों का मानना है कि 37 सीट उन्होंने अपने बूते पर जीता है। तो इस उपचुनाव से पता चल जाएगा कि कांग्रेस की सोच सही है या फिर अखिलेश यादव की सपा की सोच सही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, उससे प्रभावित योगी आदित्यनाथ होने जा रहे हैं। इनका भविष्य इन चुनावों को लेकर के दांव पर लगा है। अगर ये चुनाव जीत लेते हैं, 9 में से 7 सीटें भी जीत लेते हैं, तो इनकी कुर्सी उत्तर प्रदेश की बची रहेगी और प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदारी योगी आदित्यनाथ की है, वह दावेदारी भी और मजबूत हो जाएगी और शाह की दावेदारी तीसरे और चौथे नंबर पर चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।